नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ब्राह्मण वोट की जंग। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत जहां जातियों के चक्रव्यूह को भेद बिना सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना नामुमकिन हो जाता है, इसी चक्रव्यूह के सबसे बड़े मास्टर या यूं कहें कि गेम चेंजर माने जाने वाले स्वर्ण वर्ग, खासतौर पर ब्राह्मण समाज का रुख इस वक्त कहां है। 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी दलों की जो नींद है वो उड़ती नजर आ रही है। हर पार्टी ये जानना चाहती है कि आखिर यूपी का ब्राह्मण इस बार किसके पाले में जाएगा। क्या पुराना इतिहास खुद दोहराया जाएगा या फिर कोई नया राजनीतिक दल नई इबारत लिखने वाला है। आइए कुछ आंकड़ों के और कुछ इतिहास के जरिए हम जानते हैं कि क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और आने वाले विधानसभा चुनाव कितने दिलचस्प होने वाले हैं और यूपी के ब्राह्मण वोट की क्या पूरी विसात है और किस तरीके से जो इस बार ब्राह्मण हैं वो 2027 के चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं यूपी में ब्राह्मणों की आबादी और उनका प्रभाव क्या है और कैसे हर राजनीतिक दल उनको अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए पहले ये समझते हैं। तो देखिए, यूपी में ब्राह्मणों की आबादी और उनका प्रभाव। कुल आबादी है यूपी में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 10% से ज्यादा बताई जाती है। यूपी में 115 सीटों पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। आप ये सोचिए, ब्राह्मण समाज जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी की 115 सीटों पर इनका प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समाज राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। ये समाज राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक है और जिनको भी ये वोट करते हैं बेहद सोच समझ के वोट करते हैं। राज्य के नैरेटिव को आकार देने में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। ब्राह्मण समाज एक ऐसा दल है जो अगर किसी भी राजनीतिक दल के पास जाता है तो उनकी ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। लगभग 40% वोट बीएसपी के पाले में है। अब ये देखिए, 40% वोट पहले ही बीएसपी के पाले में है। जब मायावती ने स्वर्ण दलित सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था उस समय से 40% वोट उनके खेमे में है। लेकिन अब लगातार समीकरण बदल रहे हैं, लगातार यूपी की सियासत यहां पर बदलती नजर आ रही है। इसका परिणाम क्या हुआ था? बीएसपी की सरकार बनी थी। आप ये सोचिए, 40% जो वोट था ब्राह्मण समाज का वो बीएसपी के खाते में गया था और उस समय मायावती की सरकार बनी थी। 19% वोट सपा को मिला था 2012 विधानसभा चुनाव में और तब अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत तक पहुंचे थे। उनको ज्यादा बल मिला था और ब्राह्मण समाज का जो उनका प्यार था, जो उनका आभार था, वो उनको मिला था। इस दौरान ब्राह्मण वोट बैंक का 80% से 79% तक का एक तरफा समर्थन बीजेपी मतलब एनडीए के पक्ष में रहा था। 2027 और 2022 विधानसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ था? यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। तो आप ये सोचिए कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण वोट कितना जरूरी होता है यूपी सियासत के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए। 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी का दबदबा बरकरार रहा। बीजेपी ने अपनी पैठ जमा के रखी और लगभग 80% वोट बीजेपी को मिला था ब्राह्मण समाज का। तो ये देखिए, जिस तरीके से लगातार यूपी की सियासत गर्माती नजर आती है, कई बड़े उलटफेर नजर आते हैं और उसी बीच अब ब्राह्मण वोटों को साधने का जो यहां पे सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लगभग 8 से 10 वोट पहुंचते थे सरकार के पास। 2024 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए इसका परिणाम क्या हुआ था। स्थानीय प्रशासनिक समीकरणों और ठाकुर बनाम ब्राह्मण को लेकर भी काफी तेज बातचीत यहां देखने को मिली थी। अब यूपी में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? अखिलेश यादव ने पीडीए का फुल फॉर्मूला बदल दिया है। अखिलेश यादव जहां पीडीए को बोलते थे पहले पिछड़ा, अब बोलते हैं पंडित। जहां पहले पी का मतलब पिछड़ा होता था, अब उन्होंने पी का मतलब यहां पे पंडित बता दिया है। वहीं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एजेंडे से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव का था वो तो बेहद कामगर है, उनके लिए बेहद उनको सफलता देता है। लेकिन अब ब्राह्मण समाज को जुटाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी साधने की कोशिश यहां पर अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। परशुराम मूर्तियों जैसे मुद्दों के जरिए सेंध लगाने की कोशिश की गई है।
जिस तरीके से ये विवाद खड़ा हुआ था जब परशुराम जी की मूर्ति को सेंध किया गया था, उसमें विवाद छिड़ा था, उसको लेकर भी काफी सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी। वहीं कांग्रेस याद दिला रही है अपना इतिहास, कांग्रेस ने क्या कुछ किया है। उस समय कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति यहां पर दिखाती नजर आ रही है। बीएसपी की रणनीति भी यहां पर हम आपको बताएंगे। देखिए, कांग्रेस ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने का इतिहास का हवाला दिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे उनके, तो वो हमेशा अपना ये इतिहास दिखाती रहती है कांग्रेस के, हम भी ब्राह्मणों के पक्ष में हैं और ब्राह्मण वोट उनको भी मिलना चाहिए। अब हम बताते हैं कि यूपी में ब्राह्मण समाज का प्रभाव क्यों कहलाता है गेम चेंजर वोट। जहां मुकाबला बेहद करीब हो तो वहां ब्राह्मण मतदाता की संख्या ज्यादा हो जाती है। पूर्वांचल, अवध और कुछ अन्य क्षेत्रों की कई सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल और अवध के ब्राह्मणों को साधने की कोशिश पार्टियों द्वारा की जाती है, उनसे मेल मिलाप बढ़ाया जाता है। ब्राह्मण समाज में प्रतिनिधित्व, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को सामाजिक वर्गों के साथ जोड़कर व्यापक चुनावी समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से उनसे मेल मिलाप बढ़ाते हैं, जिस तरीके से उनसे संवाद करते हैं, तो 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी अब ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दल ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और उनकी जो रणनीति है वो अब जमीनी स्तर पर पहुंचती नजर आ रही है और लगातार हर दल ब्राह्मणों को साधने की कोशिश यहां करता नजर आ रहा है। लोग बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। ब्राह्मण बहुत होशियार जाति है, पॉलिटिकल है, मुझे मालूम है सत्ता समृद्धि सम्मान देती है, वो किसी की बात माने। देखिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर समाज के किसी भी वर्ग को कोई एतबार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नकारात्मक एजेंडे के साथ राजनीति की है और जनता समाजवादी पार्टी की असलियत को जानती है। नहीं, ओवैसी क्या है? ओवैसी हमारे ठेकेदार, वो हमारे धर्म को तय करने का काम करेंगे, हमारी आस्था को। देखिए, ब्राह्मण समाज को साधने के लिए लगातार अब कोशिशें की जा रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और अखिलेश यादव का जो ब्राह्मण दाव है वो कल हमें देखने को मिला ही है। कल लखनऊ में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को जुटाया गया है, बड़ा सम्मेलन किया गया था अखिलेश यादव द्वारा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और उनको संबोधित भी किया। अब इस जो सम्मेलन के क्या कुछ सियासी मायने हैं और किस तरीके से इस सम्मेलन को देखा जा रहा है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और बताते हैं वो कुछ पॉइंटर्स जिसके जरिए अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि सम्मेलन में करीब 20,000 लोगों के पहुंचने की बात यहां सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने सभी का सम्मान किया और मंच से उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर चलने का संदेश दिया है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चुनावी समीकरण है वो हर दिन बदलते रहते हैं। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित किया गया यह सम्मेलन श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं था, ये था 2027 के चुनाव से पहले पूरे ब्राह्मण समाज को एकजुट करना। समाजवादी पार्टी का जो पूरा रणनीति थी वो किस तरीके से काम की है वो हम आपको अब इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। यूपी में देखिए, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या और उनके प्रभाव जैसे हम आपको बता चुके हैं। तो जिस तरीके से लगातार
अब ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। जहां पहले वो पीडीए का फॉर्मूला चलाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे हिंदुत्व की पिच पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पहले समझाते हैं कि क्या कुछ बड़ी बातें कल हुई हैं और किस तरीके से उन्होंने साधा है ब्राह्मण समाज को। कुल आबादी वोटर्स की कितनी रही है? ब्राह्मणों की आबादी 10% से 12% तक। वहीं अब लगभग 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं ब्राह्मण समाज। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बताए जा रहे हैं। जो कुल आबादी हम आपको बता रहे हैं, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या और उनके प्रभाव किस तरीके से आने वाले चुनावों में दिखेंगे। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हैं और जिनका वोट बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा 2027 के चुनाव को लेकर, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। अब 2027 का चुनाव ही ये तय करेगा कि अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाएंगे या योगी सरकार, जो इस समय बीजेपी की सरकार बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वो कायम रहेगी। तो कई बड़े सियासी समीकरण यहां पर बदलते नजर आ सकते हैं और कई बड़ी जो रणनीतियां हैं वो हमें जमीनी स्तर पर देखने को मिल सकती हैं आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि धीरे धीरे हर पार्टी अपनी कोशिश कर रही है 27 चुनाव को लेकर ज्यादा सक्रिय हो रही है, जमीन पर उतरकर लोगों से बातचीत करती नजर आ रही है, संवाद करती नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि अगर हिंदुत्व की पिच पर अब अखिलेश यादव खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या बीजेपी के लिए यहां थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है? उनके लिए थोड़ा सा जो काम है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमेशा से ही अखिलेश यादव पीडीए को साथ लेके चले हैं। हिंदुत्व की पिच पर उन्होंने कभी बातचीत नहीं की है और जब भी सरकार अगर हिंदुओं को लेकर बात करती थी तो वे हमेशा सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। लेकिन अब वे खुद हिंदुओं को, ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करते नजर आ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर जो मुद्दा गरमाया उसको लेकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं और अभी बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में वो एक बड़ी रथ यात्रा करने वाले हैं जिसकी शुरुआत अयोध्या से की जा सकती है। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में ये चीज बिल्कुल क्लियर है, सपा के अंदर ये रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि इस बार उनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जनता को साधना है और किन किन मुद्दों पर जनता से बातचीत करनी है और सरकार को घेरना है। लगातार सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं और इन्हीं सभी पहलुओं पर सरकार को हमेशा वो घेरते नजर आते हैं। लेकिन सरकार भी इन सभी बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लगातार अपने एक्शन को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। उनका बुलडोजर एक्शन हमेशा से ही चर्चा में रहा है। उनकी जो प्रक्रिया रहती है, जिस तरीके से वो कार्रवाई करवाते हैं, तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक्शन पूरे देश में फैला हुआ है, जिस तरीके से उनकी कार्रवाई करते हैं, हर कोई उनकी कार्रवाई को सराहता है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से सरकार को घेरते नजर आते हैं, वो भी देखना यहां बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि 2012 में ब्राह्मण वोटों का प्रभाव किस तरीके से रहा है और किस तरीके से पार्टियों को इसका जो प्रॉफिट है वो मिला था। तो देखिए, साल 2012 समाजवादी पार्टी 224 सीटें पूर्ण बहुमत उसने हासिल किया था। 2012 की हम बात कर रहे हैं जब अखिलेश यादव ने बहुमत हासिल किया था। अनुमानित ब्राह्मण वोट शेयर 19% से 21% था उस समय, 2012 के समय, जब इनको ब्राह्मण वोटों के जरिए पूर्ण बहुमत मिला था। कारण क्या बताया जा रहा है? बीएसपी सरकार से नाराजगी और सपा का सर्व समाज को जोड़ने का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला उस समय सफल रहा था। बीएसपी सरकार से नाराजगी और उसके बाद जब अखिलेश यादव ने सर्व समाज को जोड़ने की बात कही थी और जो उन्होंने फॉर्मूला फैलाया था, वो उनका फॉर्मूला सफल रहा था। ये तो हमने बात कर ली 2012 की। अब बात करते हैं 2017 की। तो देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव हारी 47 सीटें। उस समय की हम बात कर रहे हैं जब 2017 में चुनाव हारी थी समाजवादी पार्टी। अनुमानित
ब्राह्मण वोट शेयर 6% से 7% ही रहा था। घटा, जब 2012 में ये बढ़ा था तो 2017 में ये घटा है। कारण बीजेपी के पक्ष में स्वर्ण वोटों की भारी ध्रुवीकरण देखने को मिला था। जैसे ही बीजेपी एक्शन मोड में आई तो सारा ब्राह्मण वोट उनके पाले में जा गिरा। वहां पर लोगों ने अपना वोट दिया और समाजवादी पार्टी को यहां पर भारी नुकसान हुआ। भाजपा को 80% ब्राह्मण वोट मिले थे। तो देखिए किस तरीके से यह आंकड़ा बदला है। जहां पहले 2012 में अखिलेश यादव को वोटों से पूर्ण बहुमत दर्ज करवाया गया था, वहीं 2017 में बीजेपी को 80% ब्राह्मण वोट मिले थे। अब बात करते हैं 2022 चुनाव की। तो समाजवादी पार्टी चुनाव हारी 111 सीटें। 2022 में भी चुनाव हारी है, 111 सीटें मिली। अनुमानित जो ब्राह्मण वोट है वो कितना बताया जा रहा है शेयर? 5% से सिर्फ 6% और भी गिर गया। फिर कारण क्या बताया जा रहा है इसका? आरएलडी और छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के बावजूद स्वर्णों में पैठ सीमित रही है। उस समय आरएलडी के साथ भी इनका गठबंधन रहा था, छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ इनका गठबंधन था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मजबूती थी वो नहीं देखने को मिली थी। और 2022 में समाजवादी पार्टी हारी थी और यूपी में सरकार बनी थी योगी सरकार की। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यूपी के चुनावों में ब्राह्मणों की क्यों जरूरत पड़ती है, उनका साथ क्यों जरूरी है। तो देखिए 40% से ज्यादा वोट शेयर का लक्ष्य है। मौजूदा पीडीएफ फॉर्मूला 32 से 34% वोट शेयर तक ले जाता है। सिर्फ 32 से 34% शेयर तक ही ले जाता है इनका पीडीएफ फॉर्मूला, जिस पर अखिलेश यादव हमेशा से ही काम करते हैं। बीजेपी के 41% से ज्यादा वोट शेयर को पछाड़ने के लिए जरूरी है ब्राह्मण वोट, क्योंकि अब ब्राह्मण वोटों पर ही पूरी राजनीति यहां टिकती नजर आ रही है। 2027 में सरकार बनाने के लिए सपा को अतिरिक्त ब्राह्मण 6 से 8% वोटों की जरूरत है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कल जो सम्मेलन किया था उसमें पूर्वांचल और अवध के ब्राह्मणों को ज्यादा बुलाया गया था, वहां पर निमंत्रण ज्यादा पहुंचाया गया था, क्योंकि कहा जाता है कि जिन्होंने भी अवध और पूर्वांचल के ब्राह्मणों का दिल जीत लिया, उन्होंने यूपी में सत्ता जीत ली, उन्होंने सिंहासन जीत लिया। तो इसीलिए अखिलेश यादव लगातार पूर्वांचल और अवध के ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए संभव हो सकता है। जिस तरीके से लगातार अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, यहां पे राम मंदिर का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनका ये पैतरा है, जो इनका ये समीकरण है, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2027 में किस तरीके से काम करता है और क्या बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चुनौती बन सकती है। चलिए फिलहाल के लिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।